तो आज हम इलेक्ट्रोथेरेपी के जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टेंस। टेंस की फुल फॉर्म है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिम्युलेशन। अब टेंस एक तरह से एक इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी है या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन है जिसकी मदद से हम पेशेंट के टारगेट साइट पे करंट को अप्लाई करते हैं, करंट देते हैं, जिससे क्या होता है उस टारगेट साइट पे जो पेन है वो रिड्यूस हो जाता है। अब टेंस की मदद से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट, इट इज अ पल्स रेक्टेंगुलर करंट थ्रू सरफेस इलेक्ट्रोड्स ऑन द पेशेंट स्किन टू रिड्यूस पेन। यानी कि टेंस के थ्रू हम पेशेंट की स्किन में सरफेस इलेक्ट्रोड की मदद से लो फ्रीक्वेंसी करंट अप्लाई करते हैं ताकि उस साइड का जो पेन है वो रिड्यूस हो पाए। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि जो करंट हम पास करवाते हैं टेंस की मदद से वो होता है लो फ्रीक्वेंसी करंट और पल्स्ड रेक्टेंगुलर करंट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको करंट के बारे में याद रखनी है कि जो हम करंट पास करवाते हैं वो होता है लो फ्रीक्वेंसी करंट और पल्स रेक्टेंगुलर करंट। ठीक है, अब देखो जो करंट हम पास करवाते हैं उसकी रेक्टेंगुलर वेव फ्रीक्वेंसी अप टू 200 हर्ट्ज होती है और आपको पता है कि ये एक लो फ्रीक्वेंसी करंट है 200 हर्ट्ज, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी है काफ़ी कम है जो कि ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम जो देखेंगे वो है कि टेंस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। टेंस जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसका नाम है पेन गेट थ्योरी। ठीक है, तो अब पेन गेट थ्योरी क्या होती है? पेन गेट थ्योरी हम एक थ्योरी है जो कि पेन कैसे हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंचता है उसको बताती है। ठीक है, बेसिकली जो हमारी स्किन है उस पर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स मतलब कि दो डिफरेंट तरीके के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। पहले तरीके के जो रिसेप्टर्स हैं उनको हमने क्या नाम दिया है, नॉसी रिसेप्टर्स, और जो दूसरे तरीके के रिसेप्टर्स हैं उनको हमने क्या नाम दिया है, मैकेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, जो हमारे नॉसी रिसेप्टर्स है कैरीज पेन एंड डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो हमारे नॉसी रिसेप्टर्स है वो पेन और डिस्कम्फर्ट को कैरी करते हैं फ्रॉम आवर स्किन टूवर्ड्स द सेंसरी कॉर्टेक्स। मतलब कि वो पेन और डिस्कम्फर्ट को हमारे स्किन से हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स तक लेकर जाते हैं, पेन और डिस्कम्फर्ट की सेंसेशन को। अब मैकेनो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स कैरीज प्रेशर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दैट मैकेनो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू प्रेशर। और जो मैकेनो रिसेप्टर्स है उनको हमने और क्या नाम दिया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गाबा रिसेप्टर्स। जो नॉसी रिसेप्टर्स है डेट कैरीज पेन सेंसेशन, यानी कि जो हमारे स्किन से पेन को हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स तक लेके जाते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, ए डेल्टा फाइबर्स और सी फाइबर्स। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये मेरी स्किन है, मैंने इधर पिंच करा तो मेरे को पेन कैसे फील होगा, मेरी स्किन पे प्रेजेंट है नॉसी रिसेप्टर्स जो कि इस पिंच को एक तरह से ये एक स्टिमुलस का काम करेगा और वो इस सेंसेशन को मेरे सेंसरी कॉर्टेक्स, मेरे ब्रेन तक लेके जाएगी, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि हाँ कि मुझे पेन महसूस हो रहा है। ठीक है, तो नॉसी रिसेप्टर्स का काम ये होता है। अब नॉसी रिसेप्टर्स दो तरीके के होते हैं, ए डेल्टा फाइबर्स एंड सी फाइबर्स। ये दो टाइप्स ऑफ नॉसी रिसेप्टर्स होते हैं। जो ए डेल्टा फाइबर्स है वो होते हैं फास्ट कंडक्टिंग, यानी कि वो पेन को जल्दी लेकर जाएंगे हमारी ब्रेन की तरफ, और जो सी फाइबर्स होते हैं वो होते हैं स्लो कंडक्टिंग, यानी कि वो जो पेन है हाँ वो जो पेन है वो हमारे ब्रेन, ये जो सी फाइबर्स है हमारी ब्रेन में पेन को स्लो लेके जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं वो होते हैं माइलिनेटेड, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ए डेल्टा फाइबर्स पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। माइलिन शीथ आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि अगर मान लो कि ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये उसके डेंड्राइट्स हो गए, यहाँ पे उसके एक्सॉन प्रेजेंट होता है, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल, और ये हो गई साइनेप्टिक नोब्स। अब ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है इस पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने क्या नाम दिया है, श्वान सेल्स। श्वान सेल्स, ये जो श्वान सेल्स होते हैं ये कुछ न्यूरॉन के ऊपर एक शीट बना देते हैं, उस शीट को हमने क्या नाम दिया है, माइलिन शीट। जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है या फिर जिन न्यूरॉन्स के एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उन न्यूरॉन्स को हम क्या बोल देते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और जिन पे ये शीट एब्सेंट होती है उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स।
अब जो हमारे ए डेल्टा फाइबर्स है वो माइलिनेटेड होते हैं, यानी कि उन पे माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, और जो सी फाइबर्स होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं, यानी कि उन पे जो माइलिन शीट है वो एब्सेंट होती है। इसीलिए जो हमारे ए डेल्टा फाइबर्स है वो होते हैं फास्ट कंडक्टिंग, और जो सी फाइबर्स है वो होते हैं स्लो कंडक्टिंग। अब एक चीज टेंस के बारे में और बताई गई है कि टेंस को हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। टेंस को हम एनाल्जेसिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट एक्ट एज अ पेन किलर। बेसिकली वो पेन के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि पेन हमारा नॉसी रिसेप्टर्स से हमारे जो ब्रेन है या फिर सेंसरी कॉर्टेक्स है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसीलिए हम टेंस को एनाल्जेसिक भी बोल देते हैं। अब हम पेन गेट थ्योरी को ही आगे पढ़ते हैं इस डायग्राम की मदद से। देखो, हमारी स्किन है, मान लो कि ये हैंड है, ठीक है। स्किन पे क्या प्रेजेंट होंगे? नॉसी रिसेप्टर्स और मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। अब नॉसी रिसेप्टर से पेन कहाँ जाएगा? सबसे पहले नॉसी रिसेप्टर से पेन सेंसेशन जाएगी। मानो कि मैंने अपने हैंड को पिंच करा, जिसकी मदद से जो पेन सेंसेशन है वो गई फ्रॉम नॉसी रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन टूवर्ड्स द डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि स्किन से सबसे पहले पेन सेंसेशन कहाँ तक जाएगी? डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से। ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो पार्ट है ये है डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब जो हमारे नॉसी रिसेप्टर से डॉर्सल हॉर्न तक पेन सेंसेशन को न्यूरॉन लेके जा रहा है, उस न्यूरॉन को हमने क्या नाम दिया है? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पेन सेंसेशन को नॉसी रिसेप्टर से डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं। अब डॉर्सल हॉर्न तक हमारा पेन सेंसेशन पहुंच चुका है। अब डॉर्सल हॉर्न के बाद जो पेन सेंसेशन है वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा हमारे मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, और जो न्यूरॉन पेन सेंसेशन को डॉर्सल हॉर्न से मिड ब्रेन तक लेके जाता है, उस न्यूरॉन को हमने क्या नाम दे दिया है? सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। अब मिड ब्रेन से फाइनली जो पेन सेंसेशन है वो हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स और ब्रेन की तरफ जाती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमें पेन हो रहा है। तो अब जो न्यूरॉन हमारे जो पेन सेंसेशन है उसको मिड ब्रेन से सेंसरी कॉर्टेक्स तक लेके जाता है, उस न्यूरॉन को हमने क्या नाम दे दिया है? थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब देखो, तो पेन सेंसेशन किस तरह से हमारे हैंड से सेंसरी कॉर्टेक्स तक जाती है? विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि मैकेनो रिसेप्टर्स का क्या काम है। मान लो कि मैंने इधर पिंच करा और मुझे अभी पेन हो रहा है, मुझे पता लग गया है कि यानी कि जो पेन सेंसेशन है वो मेरे सेंसरी कॉर्टेक्स तक पहुंच चुकी है। अब मुझे पेन हो रहा है तो मैं क्या करूँगा? इसको रब करूँगा। रब करने से क्या होगा? मुझे पेन थोड़ा सा कम होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम रब करते हैं तो जो हम जैसे कि हम इधर रब कर रहे हैं तो इधर जो हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेशर के लिए होते हैं सेंसिटिव। तो जब हम रब कर रहे हैं तो एक तरह से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से लेके जाएगा डॉर्सल हॉर्न में, फिर वो प्रेशर डॉर्सल हॉर्न से जाएगा हमारे मिड ब्रेन में विद द हेल्प ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और मिड ब्रेन में हमारे प्रेजेंट होते हैं टी सेल्स। टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रेशर है वो टी सेल्स को ब्लॉक कर देता है। अब टी सेल्स जो क्योंकि ब्लॉक हो चुके हैं, जो हमारे टी सेल्स है वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो इसीलिए जब हम रब करते हैं तो प्रेशर टी सेल्स को ब्लॉक कर देता है, और क्योंकि जो टी सेल्स है वो ब्लॉक हो चुके हैं इसीलिए जो हमारी पेन सेंसेशन है वो अब सेंसरी कॉर्टेक्स तक नहीं जा पाती। सेंसरी कॉर्टेक्स तक पेन सेंसेशन नहीं जाएगी तो क्या होगा? अब हमें पेन महसूस नहीं होगा। तो मैकेनो रिसेप्टर क्या करते हैं? मैकेनो रिसेप्टर्स ब्लॉक्स टी सेल्स प्रेजेंट एट द साइट ऑफ ब्रेन स्टेम, यानी कि मिड ब्रेन में जो टी सेल्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं क्या? मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। अब ये वही बात है जो मैं पीछे बता चुका हूँ कि सेंसेशन ऑफ पेन फ्रॉम नॉसी रिसेप्टर्स टू डॉर्सल हॉर्न इज कैरिड बाय फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, डॉर्सल हॉर्न टू मिड ब्रेन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, मिड ब्रेन टू सेंसरी कॉर्टेक्स थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। ये पीछे डायग्राम में हम समझ चुके हैं। अब हाँ, ये भी हमने चीज समझ लिया दैट व्हेन वी रब एन इफ अफेक्टेड एरिया दैट एक्टिवेटेड मैकेनोरिसेप्टर्स व्हिच ब्लॉक्स द साइट ऑफ टी सेल्स इन ब्रेन स्टेम, सो द पेन सेंसेशन डिड नॉट रीच द सेंसरी कॉर्टेक्स। यानी कि जब हम रब करते हैं अफेक्टेड एरिया को तो जो हमारे मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मैकेनोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं? टी सेल्स को
साइट ऑफ टी सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं। साइट ऑफ टी सेल्स ब्लॉक होती है तो जो हमारी पेन सेंसेशन होती है वो सेंसरी कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंच पाती। तो इसको हम बोलते हैं हमारी पेन गेट थ्योरी। और जो टेंस है, टेंस का भी काम क्या होता है, वो भी एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू प्रेशर ही दे रही होती है अफेक्टेड एरिया को, ताकि जो हमारा टी सेल्स है वो ब्लॉक हो जाए और पेन सेंसेशन आगे हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स तक ना जा पाए। तो अब हम देख लेते हैं कि जो टेंस, तो जब भी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपने लिखना है उसका इंट्रोडक्शन, जैसे कि हमने इधर लिखा। इंट्रोडक्शन के बाद आपको पेन गेट थ्योरी के बारे में बताना है और उसके बाद ये जो पीछे डायग्राम है पेन गेट थ्योरी का, इस डायग्राम को भी समझाना है जैसे मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही। और फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इंडिकेशंस फॉर द यूज ऑफ टेंस, यानी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिकेट करती है कि अब हमें टेंस को यूज़ करना चाहिए पेशेंट के ऊपर। सबसे पहला इंडिकेशन क्या है, एक्यूट पेन। इफ़ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट पेन तो हमें उस पर टेंस अप्लाई करना चाहिए। सेकेंड, पोस्ट ऑपरेटिव पेन पे भी हम टेंस का यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन क्या होता है, ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेन। और हम टेंस को कब यूज़ कर सकते हैं, और हम टेंस को यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑब्स्टेट्रिक पेन। ऑब्स्टेट्रिक पेन क्या होता है, पेन एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अब चौथा इंडिकेशन जो कि इंडिकेट करता है यूज़ ऑफ टेंस को, वो है क्रॉनिक पेन सिंड्रोम, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग पेन। फिर और भी इंडिकेशन है जैसे कि एजाइना। एजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन कॉज्ड बिकॉज ऑफ रिड्यूस ब्लड फ्लो टू हार्ट। फिर क्या है हमारा, आर्थराइटिस पेन, लो बैक पेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन। इन सब पेन, जब भी हमें इनमें से कोई सा भी पेन हो रहा हो तो वो एक तरह से इंडिकेट करता है कि अब हमें यूज़ करना चाहिए टेंस का। इसके बाद हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेशन आ जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें इंडिकेट नहीं करती कि अब हम, जो कि हमें इंडिकेट करती है कि अब हमें टेंस का यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कार्डियक पेसमेकर्स, मेटल इम्प्लांट्स, मेंटली रिटार्डेड पेशेंट। मेटल इम्प्लांट्स मतलब कि अगर पेशेंट के अंदर कोई मेटल इम्प्लांट है तो हम उस पर टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर पेशेंट मेंटली रिटार्डेड है उस पर भी टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3 मंथ प्रेगनेंसी, इस टाइम पे भी हम टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, और हमें टेंस कहाँ नहीं देना चाहिए, डू नॉट गिव टेंस नियर आई, माउथ, ओपन वूंड या फिर साइनस, यानी कि ओपन वूंड यानी कि खुली हुई चोटों पर भी हमें टेंस का इस्तेमाल नहीं देना चाहिए। फिर है आपकी हार्ट कंडीशन पेशेंट। अगर किसी पेशेंट को कोई हार्ट कंडीशन है तो उसको भी हमें टेंस नहीं देना चाहिए। फिर आ जाती है कुछ प्रिकॉशंस जो कि हमें लेनी चाहिए टेंस का इस्तेमाल करने से पहले। सबसे पहली प्रिकॉशन है चेकिंग ऑफ द मशीन। हमें सबसे पहले मशीन को चेक करना चाहिए। चेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, फिर हमें सरफेस इलेक्ट्रोड्स को भी चेक करना चाहिए जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट पेशेंट की स्किन पे अप्लाई करने वाले हैं सुपरफिशियली। फिर इंटेंसिटी शुड बी एडजस्टेड, जो टेंस मशीन की इंटेंसिटी है उसको भी हमें एडजस्ट करना चाहिए। अब अगर हम ये सब प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो डेंजर क्या हो सकता है, शॉक एंड बर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेंस कंप्लीट होता है। और हाँ, एक लास्ट बात कि जो टेंस है इसका नाम है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिम्युलेशन। इसके नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि टेंस का क्या मतलब हुआ, कि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए ट्रांसक्यूटेनियसली, मतलब स्किन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेंस बिल्कुल कंप्लीट होता है। ये एक इलेक्ट्रोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा सेम टॉपिक आए तो आप नोट्स के साथ ये कॉपी करके, मतलब कि याद करके अच्छे से समझ के इसको लिख सकते हो। तो आप ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझ जाए।